जय माई की। आज हम लोग इस देश के सबसे प्राचीनतम विज्ञान पे चर्चा करेंगे। और इस देश का सबसे प्राचीनतम विज्ञान क्या है? ज्योतिष विज्ञान है। और जितने यहाँ बुद्धिजीवी प्रकट हुए हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी, सबने ज्योतिष शास्त्र को भला बुरा कहा है। और जानते हैं, अरे आप अगर ज्योतिष के विषय में जाने तब आप उसको भला बुरा कहने के हकदार हैं। खगोलीय घटनाओं पर आधारित ज्योतिष है। ज्योतिष ललाट देखकर बताने वाला विज्ञान नहीं। ज्योतिष मनगढ़ंत क्वेश्चन करके और उसका जवाब देने वाला विज्ञान नहीं है। ज्योतिष ग्रह, नक्षत्र और राशियों पे आधारित विज्ञान है और प्रामाणिक है। उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। जिस समय कोई भी सृजनात्मक योग बनते हैं, यानी आप खेत में बीज बो रहे हो, आपके घर में बालक पैदा हो रहा हो, गाय का बछड़ा पैदा हो रहा हो, जितने जीव जंतु और वनस्पति जिस समय धरती में से अंकुरित होती है, उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, वो उस वनस्पति, उस जीव के भाग्य का निर्धारण कर देता है। आप उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। आप उसमें कोई भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं। आप कैसे कर सकते हैं? पता नहीं, एक कवि थे, उनकी एक लाइन हमको याद है। मध्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ, लखीमपुर के लोग कहते हैं, जो विघ्ना ने लिख दियो छठे रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहियो जीव। तो उन्होंने छठे रात में ब्रह्मा द्वारा भाग्य लिखा जाता है, ऐसा उनका मानना था, उधर के लोगों का मानना था। तो उस आधार पे उन्होंने छठे रात के अंक शब्द का प्रयोग किया और जीवात्मा को, व्यक्ति को निश्चिंत हो जाने का परामर्श दिया कि आप निश्चिंत हो जाओ। जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिख दिया, उसमें कुछ भी बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता। तो फिर चिंता किस बात की? यही असली ज्योतिष। जिस समय आप जन्म लेते हैं, उस समय ग्रह नक्षत्र आपका भाग्य निश्चित कर देते हैं। और गणनाएं देखिए, कितनी सटीक गणनाएं ज्योतिष में है कि ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ आपकी महादशा, टाइम डेट वाइज, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा और चर दशा, इतनी दशाएं। यानी अगर ग्रह नक्षत्रों का ज्ञाता अगर कोई व्यक्ति है
तो 1 घंटे बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है उसकी जानकारी भी आपको दे सकता है। और पिछले 10 साल पहले 1 घंटे में क्या हुआ था इसकी भी जानकारी वो आपको दे सकता है। इतना विराट विज्ञान हमारा भारतीय ज्योतिष है। लेकिन इसको इतना छोटा करके, इतना हेय दृष्टि से प्रदर्शित बड़े बड़े विद्वानों ने किया है। अब नाम लेना तो थोड़ा हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसी पे उंगली उठाने का हक नहीं रखते हैं। लेकिन बड़े विद्वानों को अगर लास्ट में आप सुनेंगे, सब उन्होंने भी भाग्य का ही खाया है, भाग्य पे ही आधारित उन्होंने भी अपना जीवन जिया है। लेकिन जब अच्छा समय उनका रहता है और अपने विद्वता का पूरी दुनिया को ज्ञान कराते हैं, तो ज्योतिष की बुराई इसमें जरूर शामिल कर देते हैं। एक युग था ज्योतिष का, बड़े बड़े विद्वान उस युग में, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस युग में थे। और ज्योतिष विज्ञान का जो जन्मदाता है वो ऋषि भृगु को माना गया, जिस भृगु ने विष्णु को लात मार दिया था। यानी सृष्टि के पालनकर्ता को लात मारने की क्षमता महर्षि भृगु में थी। और भृगु ने ज्योतिष का निर्माण किया था। यानी सूक्ष्म रूप से अगर आप 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो उनकी ग्रेविटी भार पृथ्वी पे पड़ती है और पृथ्वी को प्रभावित करती है। अगर और छोटे रूप से अगर आ जाए और सूक्ष्म रूप से, तो अलग अलग ग्रहों की ग्रेविटी भारत पृथ्वी पे अलग अलग जीवों पे पड़ती है और अलग अलग तरीके से वो रिजल्ट देती है। और सूक्ष्मता को बढ़ा दिया जाए तो सेम स्थिति आपके वनस्पतियों पे पड़ता है। और उन ग्रहों की इतनी सूक्ष्म आवृत्ति और ग्रेविटी का असर जीवात्मा के शरीर धारण करने, वनस्पतियों के जमीन से निकलने तथा जीव जंतु की उत्पत्ति के समय ही उसके भाग्य का निर्धारण कर देता। अब यह तो है ज्योतिष की बात, लेकिन ये ज्योतिष है ग्रह नक्षत्रों पे आधारित, राशियों पे आधारित। और जिस व्यक्ति का ज्योतिष देखना है, भाग्य देखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ भी एग्जैक्ट होना चाहिए। 10-5 मिनट अगर ऊपर नीचे होता है तो समय में अंतर पड़ता है, फलित का जो समय होता है वो बदल जाता है। तो ये तो ज्योतिष है। आजकल क्या चल रहा है, चेहरा देखा, ललाट देखा और कुछ भी पकना शुरू कर दिया और नाम दे दिया ज्योतिष का। तो ये अन्याय हुआ है ज्योतिष। और इस अन्याय से लड़ने की क्षमता किसी में भी नहीं है, क्योंकि कोई इसमें परफेक्ट था ही नहीं।
और जो लोग इसमें थोड़ा बहुत परफेक्ट हुए वो धनार्जन में लग गए। आज भी यही हो रहा है। जो तथाकथित इसके ज्ञाता अपने आप को कहते हैं वो धनार्जन करने में लग जाते हैं। इस विज्ञान से बहुत ज्यादा अच्छा संबंध रखने का प्रयास नहीं करते। इस विज्ञान को और डीपली समझने का प्रयास नहीं करते। इस विज्ञान में नए रिसर्च करने का प्रयास वो नहीं करते। बस ज्योतिष के नाम पे लोगों को भाग्य बताना और भाग्य में परिवर्तन करने का दावा करना और उसके माध्यम से धन की उगाही कर लेना, यही ज्योतिष इसमें है। तो हमने सोचा कि जो लोग हमको फॉलो करते हैं उनको ज्योतिष के विषय में जानकारी दी जाए। और हम तो पिछले 20-22 वर्षों से ज्योतिष पे काम कर रहे हैं और समय पे काम हमने खूब अच्छे तरीके से किया। यानी किसी व्यक्ति का समय बहुत सटीक हमारे द्वारा बताया जाता है कि आपका समय अच्छा कब था, कब अच्छा होगा। केवल ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ललाट देखकर नहीं, मनगढ़ंत मन में जो आया वही नहीं, लोग उसका लाभ लेते भी हैं। अब देखिए बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर प्राप्त, धर्म कर, मोक्ष, इसका तो बहुत बड़ा व्यापार है। लेकिन ये भी एक रहस्य है, मोक्ष कारक योग कुंडली में होगा तभी आपको मिलेगा। धर्म कारक योग अगर कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के द्वारा आपको मिलेगा तभी आप धार्मिक होंगे। तो ये भी आवश्यक है। रोग, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और हमने तो अपने जीवन में रोग पे ज्यादा काम किया, क्योंकि मानवता की सेवा रोग मुक्त समाज बनाने में। ज्योतिष का भी उद्देश्य अगर रोग मुक्त समाज बनाना हो जाए तो फिर क्या कहना। और ज्योतिष में कुंडली में रोग का भी एक भाव है और उस रोग के भाव में जिस तरीके का ग्रह रहता है, जिस तरीके की राशियां होती हैं, उसी तरीके की बीमारियां व्यक्ति को रहती हैं। यानी अगर सूक्ष्मता से अगर सोचा जाए तो बीमारी तो 3 ही है। कौन कौन सी? वात, पित्त, कफ। वात यानी हवा, पित्त यानी अग्नि, कफ यानी जल। ग्रहों की प्रवृत्ति भी इसी 3 प्रकार की है। समझ पाए?
अब जो प्रवृत्ति आपको आपके शरीर में प्रबल होगी, जैसे अग्नि अगर आपके शरीर में ज्यादा प्रबल है तो अग्नि वाले रोग होंगे। अंग्रेजी में उसी कहते हैं एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिकल, एंटी इंफ्लामेटरी। तो ज्योतिष विज्ञान से रोग जाना जा सकता है और आयुर्वेदिक तरीके से या ग्रह नक्षत्रों के निदान से उस व्यक्ति के रोग को ठीक किया जा सकता है। आपको हमने शुरू में ही बताया, ये बहुत बड़ा विज्ञान, छोटा विज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तो इसको छोटा बना दिया, केवल भाग्य जाने। अरे भाग्य में भी रोग भी तो है, भाग्य में बहुत सारी चीजें हैं। कैरियर है, किस तरीके का कैरियर आपका होगा, क्या आप कर पाएंगे अच्छे ढंग से, फिजियोलॉजी आपकी कैसी होगी, कितना धन होगा, इसका अर्थ समझ रहे हैं, कितना धन का अर्थ। कुछ लोग पूरा जीवन करते 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 चले जाते हैं, 10,000 रुपये नहीं जोड़ पाते। अब कुछ लोग ऐसे धन कुबेर के यहाँ पैदा ही हो जाते हैं कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जन्म के समय ही उनकी हो जाती। ये क्या कहेंगे, ये भाग्य ही तो कहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, खूब कर्म करके वो हजारों करोड़ की स्थिति अपनी बना लेते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी। अब बच्चे उनकी बात नहीं हम करते। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो ग्रह नक्षत्र है, उस पर कभी चर्चा की जाएगी और उनके एक एक भाव को समझा जाएगा। कहने का हमारी अर्थ ये है कि आप ज्योतिष जैसे बड़े विज्ञान को छोटे रूप में न महसूस करें और ज्योतिष को साधना का माध्यम बनाएं, ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाएं, अगले जन्म में श्रेष्ठ होने का माध्यम बनाएं। इस जन्म में तो जो आपको मिल गया वही छठे रात के अंग, जन्म के समय जैसे ग्रह नक्षत्र थे, जो मिल गया उसको सहर्ष स्वीकार करें। और हिंदू धर्म में तरह तरह की योनियां हैं और सब में कर्मों के आधार पे जाया जाता है। अब देखिए एक नया विषय उत्पन्न हो गया, कर्म। जब भाग्य निश्चित है तो कर्म का स्थान कहाँ? प्रश्न तो उठा। लेकिन कर्म का स्थान है। विवेक मनुष्य के पास है, जीव जंतुओं के पास विवेक नहीं। तो विवेक का उपयोग तत्काल में किया जा सकता है और उत्तम विवेक का प्रयोग ही कर्म है। उत्तम विवेक का प्रयोग ही कर्म है। उत्तम विवेक का प्रयोग अपने जीवन में हर समय अलर्ट रहकर करना चाहिए। अलर्ट यानी सावधान की स्थिति में मन को एकदम सावधान रखना चाहिए कि ठीक है, हमारा भाग्य तो जैसा है
उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपने विवेक को बिल्कुल पैना रखेंगे। जहाँ अवसर मिलेगा वहीं भाग्य की दिशा को बदल दें। अगर विवेक को अगर आपने धारदार बना दिया, फिर क्या कहना। ये जन्म भी उत्तम, भाग्य को बदलने वाला, और आने वाला दूसरा जन्म श्रेष्ठ योग, मोक्ष प्राप्त करने वाला। तो है ना ज्योतिष विज्ञान पे चर्चा का ये हमारा पहला पड़ाव है, और हम हर हफ्ते ज्योतिष विज्ञान पे चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। जय माता।